एपिसोड 13। मैं और जोसेफ मरियम की साइली रिहाइशगाह पर पहुंचे तो कंपनी के दीगर अरकान शिद्दत से हमारे मुंतजर थे। मुहिम की नाकामी से ज़्यादा उन्हें अली की मौत का अफसोस था। वो कमेटी का अहम रुकन था और शुजाअत और फरासत में अपना जवाब नहीं रखता था। अली की मौत के गम में तमाम मेंबरान 1 मिनट के लिए खामोश खड़े रहे। उसके बाद मी चियांग कहने लगा, गोली लगने के बाद ड्रैकुला की हालत जख्मी सांप की सी होगी। मुझे डर है कि वो मैडम को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो मैडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने कहा, वो जानता होगा कि ऐसा करके हमारी दुश्मनी मोल ले लेगा, और जहां तक मैं समझता हूँ मौजूदा हालात में वो तसादुम को हरगिज पसंद नहीं करेगा। तुमने उसकी टांग में गोली मारी है तो क्या वो इंतकाम नहीं लेगा? पुरुषोत्तम ने पूछा। उस वक्त हालात का यही तकाजा था। मेरे बजाय जोसेफ ने जवाब दिया, अगर तुम में से भी कोई होता तो यही करता। खत्म करो इस मसले को, जो होना था वो हो गया। सवाल यह है कि हमारा आइंदा इक़दाम क्या होना चाहिए। सुल्तान ने हाथ उठाकर कहा, पुरुषोत्तम ने इंतकाम की जो बात की है वो बड़ी हद तक दुरुस्त है। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि ड्रैकुला मैडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो इंतहाई मामला फहम और मसलहत कोश है। तहम वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, खुसूसन मुझे और जोसेफ को। एंड मुमकिन है किसी वक्त या अभी उसके आदमी स्टैंड करने लिए अंदर दाखिल हो और हमें भून कर रख दें। ऐसा यकीनन हो सकता है, पुरुषोत्तम ने कहा, मगर सवाल यह कि हमारे पास इस समस्या का हल क्या है? सिर्फ एक, और वो ये कि जितनी जल्द मुमकिन हो हम इस इमारत को छोड़ दें। मैंने जवाब दिया, गुड आइडिया। अलेक्जेंडर ने कहा, मौजूदा हालात में इससे बेहतर इक़दाम कोई हो नहीं सकता। तो फिर मैडम की रिहाई का क्या होगा? सुल्तान ने पूछा। वो सबसे मुकद्दम है, जोसेफ बोला, लेकिन इस मसले पर हम बाद में गौर करेंगे। सबसे पहले इस इमारत से निकल चलो। मैडम को ड्रैकुला की कैद से आज़ाद कराने के लिए हमें अपनी ज़िंदगियाँ बचाना ज़रूरी है। मगर सवाल यह कि हम फौरी तौर पर इस वक्त जाएंगे कहाँ? पुरुषोत्तम ने पूछा। सुनो, अलेक्जेंडर बोला, सामने की इमारत पर टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है, वो किराए के लिए खाली है। हमें उसके मालिक से बात करनी चाहिए। मगर उसका फ़ोन नंबर टूलेट की तख्ती पर लिखा हुआ है, और चूँकि वो बहुत आसान सा था इसलिए जहन पर नक्श हो गया है। बताओ। मैंने रिसीवर उठाते हुए कहा, 6 मरतबा नंबर 9 रिंग करो। तुम्हारा मतलब है 999999? यस। मैंने नंबर डायल किए। दूसरी जानिब से तीसरी घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। दूसरे लम्हे एक बूढ़ी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, अब्दुल कुद्दूस स्पीकिंग। देखिए जनाब, हम आपका मकान किराए पर लेना चाहते हैं। अच्छा, कौन साहब बोल रहे हैं? उमर बोल रहा हूँ। उमर साहब, मकान नहीं, उसे बंगला कहिए। चलिए, बंगला ही सही। किराया वगैरह बता दीजिए। 5,000 रुपया किराया और 20,000 रुपये एडवांस। उन्होंने अपने बंगले की शरह बयान कर दी। मुझे मंजूर है, लेकिन हम आज ही शिफ्ट होना चाहते हैं। मेरी तरफ से अभी आ जाइए। वो खुशदिली से बोला, बहुत बेहतर, हम अभी पहुंच रहे हैं। मैंने फ़ोन रखा और अपने साथियों से कहा, तुम लोगों ने फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन ली होगी। हम अभी और उसी वक्त शिफ्ट हो रहे हैं। और सामान वगैरह? सुल्तान ने पूछा। सामान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरी कागजात और दीगर अहम अशिया हम अपने साथ ले जाएंगे। मज़ीद बरा, ये लाजमी बात नहीं है कि वो लोग यहाँ ज़रूर आकर हम पर हमलावर हों। महज हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, सब ने बैक ज़बान कहा, और उसके बाद हमने ज़रूरी सामान लिया और उसी वक्त नए बंगले में मुंतकिल हो गए। मालिक मकान 70-75 बरस के एक खुश मिजाज और बजला सन शख्स थे। कहने लगे, आप हजरात की फैमिलियाँ कहाँ हैं? मैंने कहा, फैमिली से गालिबन आपका मतलब ख़वातीन से है। जी हाँ, और क्या मतलब हो सकता है? आपने वो शेर नहीं सुना, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बहुत दिलचस्प शख्सियत है आपकी। मैंने भी खुश तबई का मुजाहरा किया। दरअसल हम लोग दूसरा शहर से आए हैं, ख़वातीन भी जल्द आ जाएंगी। अच्छा, रकम लाए हैं ना आप? और देखिए हजरात, मैं चेक कबूल नहीं करता, कैश का कायल हूँ। मुतमईन रहिए जनाब, आपकी खिदमत में नकद रकम पेश की जाएगी। ये कहकर मैंने पुरुषोत्तम की तरफ इशारा किया। उसने 25,000 रुपये गिनकर बड़े मियाँ की तरफ बढ़ा दीजिए। गिन लीजिए, पूरे ही होंगे। अब ऐसी भी क्या बेहतर बांधी। आपके यहीं रहते हैं? नहीं मियाँ, कभी कभार चला आता हूँ। आज इत्तेफाक से सुबह आ गया था, उसी वक्त तुम्हारा फ़ोन मौसूल हुआ। अब मैं चलता हूँ, आप लोग इत्मीनान से यहाँ रहो। बड़े मियाँ के रवाना होने के बाद हम लोग बालकनी में आ गए। वहाँ से हमारी इमारत बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी, और अभी हमें वहाँ खड़े कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आगे पीछे 2 कारें हमारी कोठी के कंपाउंड में दाखिल हुई। दोनों गाड़ियों में से 3-3 अफराद उतरे। उनमें से 2 के हाथ में ब्रीफकेस थे, 2 के कंधों से स्टैंड गनें लटक रही थीं और 2 खाली हाथ थे। गन वालों को मैंने पहचान लिया। ये वही लोग थे
जिन्होंने जहाज में हम पर फायर किया था। ज़ाहिर है वो सब ड्रैकुला के आदमी थे और हमसे इंतकाम लेने के लिए आए थे। उन्हें देखते सुल्तान ने रिवॉल्वर निकाल लिया। वो फायर करना ही चाहता था कि मैंने उसका हाथ थाम लिया। ये क्या हिमाकत है, वो रिवॉल्वर की रेंज से दूर है, अपनी निशानदेही क्यों कराना चाहते हो? सुल्तान ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। इसी दौरान में उनमें से 5 आदमी मोहतात अंदाज में चलते हुए इमारत के अंदर दाखिल हो गए और एक स्टैंड गन बरदार वहीं रह गया। उसे शायद निगरानी के लिए वहां छोड़ा गया था। वो लोग तकरीबन 15 मिनट अंदर रहे, उसके बाद बाहर निकल आए। उस वक्त ब्रीफकेस उनके पास नहीं थे। उन्होंने ताराना अंदाज से चारों तरफ का जायजा लिया, फिर एक लम्हे एक दूसरे से बातें की और फिर अपनी अपनी कारों में बैठकर रवाना हो गए। ये लोग हमारी तलाश में आए थे, पुरुषोत्तम ने कहा, लेकिन नाकामी के सिवाय इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ होगा। सुल्तान बोला, अगर हम वहां मौजूद रहते तो यकीनन नुकसान पहुंच सकता था। मी चियांग ने कहा, अब ऐसा भी नहीं है कि हमने चूड़ियां पहन रखी हैं। मैंने कहा, बिल्कुल। अलेक्जेंडर बोला, हम मुकाबला करते, मरते या मार देते, हो सकता है वो दोबारा लौट आए। पुरुषोत्तम ने ख्याल जाहिर किया, इस बात का कवी इम्कान है। हमें मुसलसल इस इमारत की निगरानी करना होगी। उनके पास वो ब्रीफकेस कैसे थे? और जब वो इमारत से बाहर आए तो ब्रीफकेस उनके पास नहीं थे। जोसेफ बोला, यकायक उसी लम्हे जबरदस्त धमाके हुए और चश्मे-ज़दन में पूरी इमारत ही मलबे का ढेर बन गई। जो हिस्से बच गए थे वहां आग लग गई थी और शोले आसमान से बातें कर रहे थे। हम सब मायनेखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इस अमर में कोई शुबा नहीं रहा था कि उन लोगों के पास जो ब्रीफकेस थे उनमें ताकतवर टाइम बमों के सिवा और कुछ ना था। अलेक्जेंडर बोला, ओ माय गॉड, अगर हम उस इमारत में मौजूद होते तो हमारे जिस्म के रेजे रेजे हो जाते। मुझे यकीन था वो इंतकाम लेने जरूर आएंगे। ड्रैकुला किसी को बख्शने वाला इंसान नहीं है। जोसेफ ने कहा, इंतकाम हम भी लेंगे। मैंने गजबनाक लहजे में कहा, अगर ड्रैकुला किसी को नहीं बख्श सकता तो हमने भी ये तौर किसी से नहीं सीखा। यकीनन हमारा इंतकाम उससे ज़्यादा शदीद और हौलनाक होगा। जोसेफ गुर्राया, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? सुल्तान ने पूछा, उसका जहाज़ तबाह कर देंगे और ड्रैकुला अपने जहाज़ और अपने आदमियों समेत तहे आब में चला जाएगा। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, मगर जहाज़ तक पहुंचना आसान नहीं है। ड्रैकुला के आदमी होशियार हो गए हैं और उसने काफ़ी इंतजामात कर रखे होंगे। सुल्तान ने कहा, देखो दोस्त, हर मुहिम मुश्किलात से पुर होती है। हम समंदर में वापसी की उम्मीद लेकर नहीं जाएंगे। मैंने उसे मुखातिब किया, हाँ। जोसेफ ने गुस्साले लहजे में कहा, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। हम ड्रैकुला को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर कब? अलेक्जेंडर ने पूछा, आज रात ही। दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए। फौरी इक़दाम बहुत मौसर होता है। अगर मैडम भी वहां मौजूद हुई तो? मी चियांग ने अंदेशा जाहिर किया, मेरा ख्याल है कि मैडम को वहां नहीं रखा गया है। जोसेफ ने कहा, यह बात तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? अलेक्जेंडर ने पूछा, ऐसे उमूर के लिए वो अपनी मॉडर्न सोसाइटी वाली रहायशगाह का इस्तेमाल करता है और मुझे इसका पूरा यकीन है। जहाज तक पहुंचने का जरिया क्या होगा? एक मोटर बोट किराए पर हासिल कर लेंगे। मैंने जवाब दिया, हम प्रोग्राम तय कर ही रहे थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम वहीं खड़े उन्हें आग बुझाता देखते रहे। ठीक रात के 1:30 बजे हम लोग साहिल पर पहुंचे। मेरे साथ जोसेफ और मी चियांग थे। उस वक्त अली बहुत याद आ रहा था और उसकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। मैं ड्रैकुला से उसकी मौत का इंतकाम लेने के लिए बेताब था। मोटर बोट हमने दिन में ही हासिल कर ली थी। हमारे पास भी 2 ब्रीफकेस थे और उनमें नहायत ताकतवर टाइम बम थे। अलावा से हम तीनों के पास एक एक हैंड ग्रेनेड भी था। जोसेफ और मी चियांग के पास स्टैंड गनें थी और मेरे पास रिवॉल्वर मौजूद था। गर्ज हम पूरी तरह मुसल्लह थे और हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जोसेफ मुझसे ज़्यादा पुरजोश था। वो सफाक लहजे में बोला, सिकंदर पार्टनर, मैं ड्रैकुला का मुंह चीरकर स्टैंड गन का पूरा मैगजीन उसके हलक में उतार दूंगा। तुम जो जी चाहे करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वक्त गुजर रहा है, चलने की तैयारी करो। एक बात हमारे खिलाफ जाती है। मी चियांग ने मुतरद्दिद लहजे में कहा, रात चांदनी है और हम दूर से देख लिए जाएंगे। जहाज पर ड्रैकुला के आदमी मौजूद होंगे। वो हम पर फायर खोल सकते हैं। बस डर गया मौत से? जोसेफ उसे चिढ़ाता हुआ बोला, मैं मौत से नहीं डरता। तुम जानते हो कि मैं आग के समंदर में छलांग लगा सकता हूँ, गोलियों की बौछार में पेशकदमी कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझकर खुद को हलाकत में डालना दानिशमंदी नहीं है, जबकि हम एक मकसद हासिल करने के लिए जा रहे हैं। मैंने इसका इंतज़ाम कर लिया है। मैंने मी चियांग को बताया। कैसा इंतज़ाम? अभी पता चल जाएगा। ये कहकर मैंने जोसेफ से कहा, पार्टनर, फ्लैग लहराओ। जोसेफ ने फौरन नेवी का परचम मोटर बोट पर लहरा दिया। मी चियांग तारीफी नज़रों से देखने लगा। वाकई बहुत खूब। इस मोटर बोट पर अब कोई गोली नहीं चलेगी। यही नहीं, अभी और भी देखो।
जोसेफ, यूनिफॉर्म निकालो। जोसेफ ने फौरन एक बॉक्स से नेवी के 3 अदद सफ़ेद यूनिफॉर्म निकाल लिए। अपने अपने कपड़े उतारकर फौरन यूनिफॉर्म पहन लो, मैंने कहा। ज़रा देर बाद हम तीनों नेवी के यूनिफॉर्म में थे। मी चांग बोला, लाजवाब, अब हमें जहाज़ पर चढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने जोसेफ से कहा, पार्टनर, मोटर बोट स्टार्ट करो, अब हमें रवाना हो जाना चाहिए। जोसेफ ने मेरी हिदायत पर अमल किया और हम रवाना हो गए। जहाज़ साहिल से तकरीबन 3 फरलांग के फासले पर था। हम करीब पहुंचे तो डेक पर 2 आदमी टहलते नजर आए। उन्होंने हम पर टॉर्च की रोशनी फेंकी और यूं मालूम हो जैसे हमें नेवी की वर्दी में देखकर वो घबरा गए हों। वो फौरन अर्शे से गायब हो गए, लेकिन चंद मिनट बाद फिर नमूदार हुए। मैंने जोसेफ को बताया, शायद वो अपने हथियार छुपाने के लिए गए थे। बिल्कुल यही बात है, वरना अब तक उन्होंने हमें गोलियों की बाढ़ पे रख लिया होता। मी चांग बोला, जोसेफ, तुम मोटर बोट को जहाज़ के बिल्कुल साथ लगा दो। जोसेफ ने मेरी हिदायत पर अमल किया और जो ही मोटर बोट जहाज़ के करीब पहुंची, मैंने चीख कर उन दोनों को मुखातिब किया, ए, कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ? और ये जहाज़ किसका है? एक ही सांस में 3 सवाल सुनकर वो कदरे बौखला गए। फिर उनमें से एक बोला, जनाब, ये जहाज़ सिल्वर प्राइजिंग शिपिंग कंपनी का है, हम इसकी हिफाजत पर मामूर हैं। जहाज़ पर और कौन है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। कोई नहीं जनाब, जहाज़ बिल्कुल खाली है, सिर्फ हम 2 अफराद यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले इस तरफ एक लॉन्च आई है जिसमें चंद स्मगलर्स थे, हम उनका ताक़ुब कर रहे थे। हमारा ख्याल है कि वो इसी जहाज़ में छुप गए हैं। नहीं जनाब, हमने किसी लॉन्च को इस तरफ आते नहीं देखा, शायद वो किसी और तरफ चले गए होंगे। बकोमत, वो इसी जहाज़ में रूपोश हैं, हम तलाशी लेना चाहते हैं। शौक से आइए जनाब, हम दोनों के अलावा आपको यहाँ और कोई नहीं मिलेगा। हम तीनों जहाज़ पर पहुँच गए। ब्रीफकेस जिसमें टाइम बम थे हमारे हाथों में थे। मैंने कैप्टन की वर्दी पहन रखी थी और वो दोनों मरूब नजर आ रहे थे। हम जहाज़ के अंदरूनी हिस्से की तरफ चले तो वो दोनों भी हमारे साथ साथ चले। तुम लोग यहीं ठहरो और समंदर पर नजर रखो, जो ही को लॉन्च नजर आए फौरन हमें इत्तला दो। वो दोनों सहम कर रुक गए। हमने जहाज़ का एक एक कैबिन और एक एक गोशा देख डाला। इंजन रूम, कंट्रोल रूम, रेडियो रूम, स्टोर, गर्ज पूरे जहाज़ को खंगाल कर रख दिया। मगर वो दोनों सच्चे थे। जहाज़ पर चूहे का एक बच्चा तक मौजूद ना था। जोसेफ ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रैकुला को हम लोगों की आमद की इत्तला मिल गई हो और वो लोग यहाँ से चले गए हों? ये बात नहीं है, हमारी आमद बहुत खुफिया रही है। इसके अलावा ड्रैकुला को ऐसी शख्सियत नहीं है जो डर कर भाग जाए। सोसाइटी में उसने भी एक मकाम हासिल कर रखा है, सोशल स्टेटस है, और ये कि वो बुज़दिल नहीं है। तो फिर क्या मामला है? मी चांग ने पूछा। दरअसल वो ज़ख्मी था, मैंने उसकी टांग में 2 गोलियां मारी थी। उसे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी और वो अपनी शहरी रिहाइशगाह पर मुंतकिल हो गया होगा। बिल्कुल यही बात है। बहरहाल अब हमें क्या करना चाहिए? जोसेफ ने पूछा। जहाज़ को गर्क करेंगे, और करना क्या है? तुम अपना टाइम बम इंजन रूम में रख दो और मी चांग, तुम अपना वाला बम रेडियो रूम में रखाओ। दोनों ने मेरी हिदायत पर अमल किया और इस काम से फारिग होकर हम दोबारा डेक पर आ गए। ड्रैकुला के दोनों आदमी वहीं सहमे खड़े थे। मैंने उनके करीब जाकर कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त थी, जहाज़ में वाकई कोई मौजूद नहीं है। बहरकैफ हम उन्हें समंदर में तलाश करेंगे और तुम भी नज़र रखो, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, और जो ही को लॉन्च नज़र आए फ़ौरन हमें टॉर्च से सिग्नल दे देना। बहुत बेहतर जनाब, वो दोनों मुअद्दिब होकर बोले। जोसेफ ने मेरे कान में कहा, इन्हें ख़त्म ना कर दें। नहीं, जहाज़ के साथ ही खुद ही गर्क हो जाएंगे, चलो आओ। हम तीनों मोटर बोट में आ गए। जोसेफ ने इंजन स्टार्ट किया और अब हम तेज़ी से साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। फिर जो ही हम किनारे पर पहुंचे, 2 ज़बरदस्त धमाके हुए और समंदर में उस जगह आग के शोले नजर आने लगे। जहाज़ की यकीनन परखचे उड़ गए होंगे, क्योंकि ज़रा देर बाद साहिल समंदर पर जहाज़ नाम की कोई चीज़ मौजूद ना थी। हमारा मिशन 100% कामयाब रहा था। कम अज़ कम हमने अपनी इमारत की तबाही का इंतकाम ले लिया था। हमने जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म उतारे और समंदर की हदूद से निकलकर सड़क पर आ गए। अलेक्जेंडर और सुल्तान कार लिए हमारे मुंतज़िर थे। कार स्टार्ट थी। हम तीनों पिछली सीट पर बैठ गए और कार जन्नाटे के साथ आगे बढ़ गई। मैडम कहाँ है? अलेक्जेंडर ने पूछा। मैडम जहाज़ पर नहीं थी, अलबत्ता जहाज़ हमने गर्क कर दिया है। हमने धमाके सुने थे, ड्रैकुला भी जहाज़ के साथ ही गर्क हो गया होगा। नहीं, क्यों? वो जहाज़ पर मौजूद नहीं था, बल्कि कोई भी मौजूद नहीं था, जोसेफ ने जवाब दिया। क्या मतलब? वो दोनों बैक वक्त हैरतज़दा आवाज़ में बोले। मतलब ये कि वो ज़ख्मी था, उसे मेडिकल एड की ज़रूरत थी। वो दिन में किसी वक्त अपनी रहायशगाह पर मुंतकिल हो गया होगा। जहाज़ पर निगरानी करने वाले सिर्फ 2 अफराद थे और उनके जिस्मों के टुकड़े इस वक्त मछलियाँ उड़ा रही होंगी। इसका मतलब यह है कि मैडम की बाजियाबी फिर एक पेचीदा मसला बन गई है। अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ, फ़िलहाल तो मसला ही समझो। बहरहाल मुझे अपनी उसी स्कीम पर अमल करना पड़ेगा।
میں نے جواب دیا, کون سی اسکیم؟ سلطان نے پوچھا, جس کا میٹنگ میں تذکرہ کر چکا ہوں. پر تم نے تفصیلات نہیں بتائی تھی. الیگزینڈر نے کہا, تفصیلات اس وقت بتاؤں گا جب میں مشن پر روانہ ہو چکا ہوں گا. میں تم لوگوں سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کروں گا اور اگر ضرورت پڑی تو مدد بھی طلب کروں گا. آخر تم اس سلسلے میں کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ سلطان جھنجھلا کر بولا, اس بات کی اہمیت کو میں سمجھتا ہوں, اور یہ بھی سمجھ لو کہ وہ جان جوکھوں کا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ ہوں. ڈریکولا مجھے شوٹ کر دے. کیا واقعی؟ الیگزینڈر حیرت سے بولا, ہاں, میری اسکیم ایسی ہے, تیر یا تکا. اوکے, تم اپنے پروگرام پر عمل کب سے شروع کرو گے؟ کل رات 1 بجے میں اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو. تم میک اپ میں جاؤ گے؟ نہیں. کار نئی رہائش گاہ پر پہنچ چکی تھی. ہم پانچوں نیچے اترے اور عمارت میں داخل ہو گئے. اتفاق سے اس رات بھی ابر چھایا ہوا تھا. بجلی چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی جا رہی تھی. کار میں اور جوزف تھے. جوزف کو میں اس لیے ساتھ لایا تھا کہ مجھے ڈریکولا کی ماڈرن سوسائٹی والی کوٹھی کا پتہ نہیں تھا. کار کا سفر آدھے گھنٹے جاری رہا. پھر ایک مقام پر جوزف نے کار روک دی. میں نیچے اترا تو وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا, وہ رہی ڈریکولا کی رہائش گاہ. مجھے یقین ہے کہ میڈم کو وہیں رکھا گیا ہوگا. میں نے کہا, اگر میڈم وہیں ہے تو اسے آزاد کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا, ورنہ میری موت کے امکانات بھی 50% ہیں. اگر ڈریکولا کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو روز محشر ملاقات ہوگی. نہیں, مجھے یقین ہے کہ تم ضرور کامیاب لوٹو گے. اس نے پرجوش انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا اور کار لے کر رخصت ہو گیا. میں عمارت کے عقب میں پہنچا. ایک بار پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور 4 دیواری عبور کر کے اندر داخل ہو گیا. عمارت کے بعض کمرے روشن تھے اور کچھ تاریک تھے. مسئلہ عمارت کے اندر داخل ہونے کا تھا اور میں صدر دروازہ استعمال نہیں کر سکتا تھا. آخر میں نے سفارت خانے والی ترکیب آزمانے کا فیصلہ کیا. برابر کئی سینیٹری پائپ تھے. میں نے ان میں سے ایک پائپ منتخب کیا اور اوپر چڑھنے لگا. تقریباً 10 منٹ بعد میں پہلی منزل کی کھڑکی پر تھا. اندر 0 پاور کے نیلے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. کمرے میں 2 بیڈ تھے اور دونوں پر ایک ایک شخص سو رہا تھا. میں کھڑکی کے ساتھ چپکا ہوا چند لمحے خود کو تیار کرتا رہا, پھر دھم سے اندر کود گیا. آواز اس قدر زور کی تھی کہ دونوں سوتے ہوئے شخص ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے, اور یہی میری اسکیم تھی. فوری طور پر نیند سے بیدار ہونے کے باعث نیم تاریکی میں وہ پوری طرح مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے, اور جب ان کی آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں اور مجھے پوری طرح دیکھ لیا گیا تو چور چور کہتے ہوئے وہ میری طرف لپکے. میں نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر دانستہ فرش پر گر گیا, جس کے نتیجے میں انہوں نے مجھے فوراً دبوچ لیا اور فرش سے اٹھا کر کھڑا کر دیا. ان میں سے ایک منہ پر تماچا مارتے ہوئے بولا, چوری کرنے آیا تھا اپنے باپ کے گھر؟ اسے باس کے پاس لے چلو, وہی اس کا فیصلہ کرے گا. ہاں چلو. وہ دونوں مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے اور راہداری میں ایک جانب چل دیے. کوئی 20 قدم چلنے کے بعد وہ ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے. میں نے اس دوران قطعاً کوئی مزاحمت نہیں کی تھی. سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا اور یہی میرا پلان تھا. ان میں سے ایک نے آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دی اور چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا. دروازہ کھولنے والی ایک نازک اندام لڑکی تھی اور حسن و جمال میں یکتا معلوم ہوتی تھی. اس نے باری باری کسی قدر حیرت سے ہم تینوں کی جانب دیکھا اور پھر اپنے ساتھیوں سے بولی, کیا بات ہے؟ یہ چور ہے, ہمارے کمرے میں گھس آیا تھا, اسے باس کے پاس لائے ہیں, اندر آ جاؤ. وہ دروازے سے ہٹ گئی. وہ دونوں مجھے اپنی گرفت میں لیے اندر داخل ہو گئے. وہ کمرہ کسی شہنشاہ کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا. ڈریکولا اپنے بستر پر نیم دراز تھا اور ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا, جس پر میں نے جہاز میں 2 گولیاں ماری تھی. تاہم مجھے پہچان لیے جانے کا اندیشہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں میک اپ میں تھا اور اس وقت اصلی شکل میں تھا. کون ہے یہ؟ ڈریکولا نے کرخت لہجے میں پوچھا. چور ہے جناب, انتہائی خطرناک معلوم ہوتا ہے. وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لینے لگا. اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے, جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو. شاید وہ میرے قد و قامت سے مشکوک ہو گیا تھا. چند لمحے وہ مجھے گھورتا رہا, پھر سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر لائٹر سے سگریٹ جلائی اور چھت کی جانب دھواں چھوڑتے ہوئے بولا, اسے شوٹ کر دو. تدبیریں بعض اوقات الٹی ہو جاتی ہیں اور حالات ایسے پلٹا کھاتے ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. اس وقت میری بھی یہی کیفیت تھی. ڈریکولا نے مجھے لاپرواہی سے شوٹ کرنے کا حکم دیا تھا. حالات ایسے تھے کہ مجھے کوئی فوری اقدام اٹھانا تھا, ورنہ زندگی سیسے کی ایک حقیر گولی کی نظر ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی. چنانچہ سے پہلے کہ وہ دونوں مجھے گھسیٹ کر دروازے کی طرف لے جاتے, میں نے ڈریکولا سے کہا, جناب, میں چوری کی نیت سے نہیں آیا تھا. تو پھر عمارت میں داخل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ دراصل پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی تھی. پولیس؟ ڈریکولا چونکا. جی ہاں, مگر کیوں؟ پولیس تمہیں کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ کیا تم قتل کر کے آئے ہو؟ نہیں جناب. کہیں ڈاکہ مارا ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں. پھر کیا پولیس کو تم سے عشق ہو گیا ہے؟ دراصل
मैं करेंसी बनाता हूँ। ओह, जाली करेंसी? जी हाँ। कौन सा नोट बना लेते हो? डॉलर, पाउंड, रुपया, रूबल, मार्क? मैं हर मुल्क के नोट बना सकता हूँ। एक्सीलेंट, काम के आदमी मालूम होते हो। अब तक कितने जाली नोट छाप चुके हो? बेशुमार, इतने कि मुझे तादाद भी याद नहीं। कभी गिरफ्तार हुए? नहीं। दर हकीकत असल करेंसी और मेरे बनाए हुए नोटों में बाल बराबर का फर्क नहीं होता। अच्छा, इतने माहिर हो अपने काम में? वो हैरत से बोला। जवाब देने के बजाय मैंने जेब से 100 रुपए का करेंसी नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा बनाया हुआ नोट है। ड्रैकुला नोट को उलट पलट कर बहुत गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में हैरत के बेपनाह आसार थे। कुछ देर के बाद वो खुद ही बड़बड़ाने लगा। असली, बिल्कुल असली। वाकई नोट तुमने बनाया? आपको इसमें शक है? शक भी है और हैरत भी है। मैंने बहुत से जाली नोट देखे हैं और अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हारा फन लाजवाब है। करेंसी का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी इस नोट को नकली साबित नहीं कर सकता। कदरदानी का शुक्रिया, मैंने मायूसाना अंदाज में कहा। लेकिन अफसोस कि मेरे साथ ये फन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठहरो ठहरो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों कर लूँ? किस बात का? यही कि ये नोट तुमने बनाया है और ये कि तुम इस काम में माहिर हो। मैं इसका अमली सबूत पेश कर सकता हूँ। वेरी गुड, कल सुबह तुम मुझे एक नोट बना कर दिखाओ, उसके बाद मुझे यकीन आ जाएगा। जनाब, कल नोट बनाना मुमकिन नहीं होगा, कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त? कुछ ज़्यादा नहीं, यही 2-3 रोज़। दरअसल इब्तदाई तैयारियां खासी अहमियत रखती हैं और इसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है। उसके बाद काम मुश्किल नहीं होगा। हस्बे ख्वाहिश नोट बनाए जा सकते हैं, हज़ारों लाखों। गुड, इसके लिए तुम्हें कुछ मशीनें भी दरकार होंगी? जी नहीं, मेरा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। मैं मशीनों से काम नहीं लेता। क्या मतलब? तुम नोट छापते नहीं हो? नहीं, मैं नोट बनाता हूँ। मैं समझा नहीं। नोट छापने और बनाने की वजाहत करो। वो उलझे हुए अंदाज में बोला। दरअसल मैं कागज़ पर नोट का अक्स उतारता हूँ। इस सिलसिले में मैंने चंद केमिकल दरियाफ्त किए हैं। वो अद्वियात सादे कागज़ पर लगाकर और उसे नोट के साथ रखकर एक ख़ास मरहले से गुजारा जाए तो नोट का रंगीन अक्स अपनी तमाम जज़ियात के साथ कागज़ पर मुंतकिल हो जाता है और यही वजह है कि असल और नकल में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। तुम्हारी बात समझ में आ रही है। ड्रैकुला की आंखों की चमक तेज़ हो गई। लेकिन पहले मैं अपनी नज़रों के सामने नोट बनते देखूंगा। मैं तरीक़ाकार को समझना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं आपकी मौजूदगी में तमाम कार्रवाई मुकम्मल करूँगा। कोई बात पोशीदा नहीं रखी जाएगी। गुड, जो कुछ तुम कह रहे हो अगर कर दिखाओ तो मैं तुम्हें अपनी तंजीम में शमूलियत इख्तियार करने की पेशकश करूँगा। मैं तुम जैसे माहिर फ़न अफराद को कदर व मंजिलत की निगाह से देखता हूँ। कौन सी तंजीम? मैंने चौंक कर पूछा। मैं अपनी तंजीम की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारे बारे में इत्मीनान नहीं हो जाता मैं तफसीलात बयान नहीं कर सकता। तंजीम में शमूलियत से पहले तुम्हें एक कठिन इम्तिहान से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें तंजीम का रुकन बना लिया जाएगा। किस नौयत का इम्तिहान? मैंने ज़रा घबरा कर पूछा। फिक्र मत करो, बस इस बात की जांच की जाएगी कि तुम किस हद तक तंजीम के वफादार हो सकते हो। बहरहाल ये मरहला बात का है। पहले तुम नोट बनाने की तैयारी करो। इसके लिए कुछ सामान दरकार होगा। किस किस्म का सामान? चंद मखसूस केमिकल्स, कुछ मखसूस कागज़ और ख़ास किस्म के शीशों के चंद टुकड़े। इसके अलावा कोयले की कंगीठी भी दरकार होगी। एक पर्चे पर तमाम सामान की तफसील लिख दो, मैं सुबह होते मंगवा दूंगा। कोई दूसरा वो सामान शायद ना हासिल कर पाए, इसके लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मेरे 2 मुसल्लह आदमी तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुमने कोई गलत हरकत की या फ़रार होने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए वहाँ से ज़िंदा निकल जाना मुश्किल होगा। मुझ पर एतमाद कीजिए जनाब, पुलिस मेरी घात में है। मैं फ़रार होकर कहाँ जा सकता हूँ? आपने मुझ पर इनायत की है, मुझे पनाह दे रहे हैं। इससे बढ़कर खुशकिस्मती की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है? मैं बिल्कुल एहसान फरामोश नहीं हूँ। ठीक है, तुम सुबह को चीज़ें ख़रीद कर लाओ और काम शुरू कर दो। और हाँ, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। बादशाह। बहुत खूब। उसके लहजे में तारीफ भी थी और तंज भी। अच्छा नाम रखा तुम्हारे वालिद ने। ये कहकर वो अपने आदमियों से मुखातिब हुआ, देखो, बादशाह को किसी अच्छे कमरे में पहुंचा दो और इसका हर तरह से ख्याल रखो, इनके आराम का। ड्रैकुला के अल्फाज मायने खेज थे। मैं समझ गया कि वो मेरी निगरानी का हुक्म दे रहा है। दोनों आदमियों ने मुझे एक आरास्ता कमरे में पहुंचा दिया जहां ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ मौजूद थी। बहरहाल उस पुरतकल्लुफ़ कमरे में पहुंचकर मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से मुक़फ़िल कर दिया गया था और मेरी हैसियत
मेहमान के बजाय कैदी किसी होकर रह गई थी। ताहम यही अमर कुछ इत्मीनान बख्श नहीं था कि मैं शूट किए जाने से बच गया था। मेरी हाजिर दिमागी ने जान बचा ली थी और जाली नोट बनाने का ये मंसूबा अचानक ही मेरे जहन में आ गया था। ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि ड्रैकुला को 100 रुपए का नोट नकल मुताबिक असल बनाकर दिखाऊं। दरअसल जेल से जहां मैं और बहुत कुछ सीख कर निकला था, वहीं नौसरबाजों के फन में भी ताक हो गया था। जेल में मेरी बड़े बड़े नौसरबाजों से मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सुना था। चनाचे मैं भी यहाँ नौसरबाजों की एक लेखा आजमाना चाहता था जो नौसरबाजों में टकरे के नाम से मारूफ है और जिसमें असामी को फंसाने के लिए जाली नोट बनाने का ड्रामा रचाया जाता है। अगले रोज 2 मुसल्लह अफराद की निगरानी में मैं बाजार गया। अगरचे मैं उन दोनों अहमकों को जुल्म देकर फरार हो सकता था, लेकिन ये इक़दाम मेरे मंसूबे की रूह के मुनाफी था। मैंने दानिस्ता तौर पर खुद को ड्रैकुला की तहवील में दे दिया था और मकसद यही था कि इस इमारत में पहुंचकर मरियम को तलाश करूं। गर्ज मैंने मुतल्लिका दुकानों से मतलूबा सामान खरीदा, जिनमें चंद अद्वियात, आला क्वालिटी के कागज़ और 100 रुपए के नोट के बराबर आम इस्तेमाल के शीशे के 4 पीस शामिल थे। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने नोट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हकीकत है कि मेरा जाली नोट बनाने का कोई इरादा नहीं था, ना मैं ऐसा कोई काम जानता था। दरअसल वो नौसरबाजों की एक तकनीक है जिसके ज़रिए वह असामी को इतनी खूबसूरती और चाबकदस्ती से बेवकूफ़ बनाते हैं और उसकी नज़रों के सामने जाली नोट बनाने का ऐसा ड्रामा रचाते हैं कि उस मुकद्दर के मारे को इस अमर का 100% यकीन आ जाता है। ज़ाहिर है, जब किसी शख्स के सामने जाली नोट मुताबिक असल बनाने का मुजाहरा किया जाए और इस अमल में उसका ताउन भी शामिल हो, तो उसे हकीकत तस्लीम करने से क्यों कर इनकार किया जा सकता है। अब मुझे पलटी की तैयारी करना थी। नौसरबाजों, बिलखुसूस जाली नोट बनाने की लेखा में पलटी की बड़ी अहमियत है, जिसका मतलब यह है कि कोई असल चीज़ अपने कब्ज़े में लेकर उसकी जगह बिल्कुल वैसी ही दूसरी चीज़ रख दी जाए। जो नौसरबाज पलटी में जितना माहिर होता है, इतना ही कामयाब तस्वुर किया जाता है। नोट के साइज़ के कागज़ में पहले ही एक प्रेस से कटवा लाया था और अब तख्ती बांधना थी। पलटी असल तख्ती ही की जाती है। इस सिलसिले में आगे चलकर बताऊंगा कि तख्ती क्या होती है। बस यूँ समझ लीजिए कि ये नौसरबाजों के मखसूस अल्फाज हैं जिन्हें वो खुद ही समझते हैं और ये कि जाली नोट बनाने के ज़िम्मन में उसे कलीदी हैसियत हासिल है। तख्ती बांधने के सिलसिले में ज़रूरी था कि ये कार्रवाई ड्रैकुला के सामने अमल में लाऊं। ना सिर्फ ये उसका हुक्म था, बल्कि उसे एतमाद में लेने के लिए ज़रूरी भी था कि पहला इक़दाम उसकी मौजूदगी में करूँ। अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि राहदारी में खट खट की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और ड्रैकुला बैसाखी के सहारे अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ 2 आदमी और थे, मगर उसने किसी का सहारा नहीं ले रखा था। कमरे में आते वो गर्मजोशी से बोला, हेलो बादशाह, शायद तुम काम का आगाज़ करे हो। यस बॉस। वेरी गुड, काम शुरू कर दो और साथ ही साथ मुझे तफसीलात से भी आगाह करते रहो। बेहतर है जनाब, लेकिन मैंने उन 2 आदमियों की तरफ इशारा किया। इनकी फ़िक्र मत करो, ये काबिल एतमाद है। मेरे गिरोह का हर फर्द एक दूसरे का राजदा होता है। ठीक है, लेकिन इनकी मौजूदगी में मैं शायद सही तौर पर काम ना कर सकूं। अच्छा ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ। वो दोनों बाहर चले गए। मैंने काम का आगाज़ किया। तमाम सामान फर्श पर अपने सामने रखा और ड्रैकुला को तफसीलात बताने लगा। जनाब, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा नोट बनाने का तरीका दूसरों से कतन मुख्तलिफ है। मैं नोट को मशीन से नहीं छापता, बल्कि मखसूस केमिकल के ज़रिए कागज़ पर असली नोट का अक्स उतार लेता हूँ। यही वजह है कि मेरे बनाए हुए नोटों में असल और नकल का फ़र्क करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। मैं तुम्हारा बनाया हुआ नोट देख चुका हूँ। ड्रैकुला गोया मेरे फ़न का मोतरफ़ हो गया था और अब उसे अपने सामने बनता हुआ देखना चाहता हूँ। मुझे तजस्सुस है कि असल के मुताबिक नोट किस तरह बनता है, जो कि मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है। देखिए जनाब, मैं आपकी नज़रों के सामने अपने बेमिसाल फ़न का मुजाहरा करता हूँ, जो मैंने चीनी कीमियागर से सीखा है। ये कहकर मैंने एक प्याली में मुख्तलिफ शीशों से चंद कतरे केमिकल के डाले और एक छोटे चमचे से उन्हें अच्छी तरह हल कर लिया। बाद अज़ा नोट के साइज़ का सादा कागज़ उठाया और उसकी दोनों साइडों पर केमिकल का लेप कर दिया और दूसरा नोट दूसरे शीशे पर। ताहम इस बात का ख्याल रखा कि दोनों नोटों की ऊपरी सतह मुख्तलिफ हो। इस काम से फारिग होकर मैंने दोनों शीशों के दरमियान केमिकल का लगाया हुआ कागज़ रखा और उन्हें एक तार के साथ मजबूती के साथ बांध दिया। तख्ती तैयार हो चुकी थी और साथ ही साथ ड्रैकुला को तफसीलात भी बताता जा रहा था। इस केमिकल में खुसूसियत यह है कि किसी तस्वीर या इबारत को अपनी तमाम जुज़ियात और रंगों के साथ दूसरे कागज़ पर मुंतकिल कर देता है। कल ठीक 24 घंटे बाद इसी वक्त इस तख्ती को खोलेंगे तो नोटों के दरमियान रखे हुए सादा कागज़ पर कच्चा अक्स, दूसरे लफ्ज़ों में नेगेटिव, उतर आएगा। उसे पक्का करने के लिए एक दूसरी दवाई लगाई जाएगी और कोयलों की अंगीठी दहकाकर शीशे की तख्ती को हिद्दत पहुंचाई जाएगी और जब दोबारा तख्ती खोली जाएगी तो नोट तैयार होगा।
گویا کرنسی نوٹ اور سادہ کاغذ شیشوں کے درمیان کل تک اسی طرح رہیں گے؟ جی ہاں، 24 گھنٹے میں عکس مکمل طور پر اتر آتا ہے۔ اس کے بعد کچھ زیادہ دیر کا کام نہیں ہوتا۔ عکسی کاغذ پر ایک خاص محلول لگا کر صرف کوئلوں کی انگیٹھی پر سینکنے کا کام باقی رہ جائے گا۔ ویری گڈ، لیکن یہ تختی میں اپنے پاس رکھوں گا اور تم اسے میرے سامنے کھولو گے۔ اگر اس طرح آپ کو اطمینان ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں آپ کے سامنے تختی کھول کر انفنشڈ نوٹ برآمد کروں گا اور آپ کی موجودگی میں اسے ریفائنمنٹ کے مرحلے سے گزاروں گا۔ ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت آؤں گا۔ تم آرام کرو اور اس بات کو اہمیت نہ دینا کہ تم محصور ہو۔ میں ذرا احتیاط پسند واقع ہوا ہوں، تاہم جلد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ فی الوقت میں تمہاری دلچسپی کا سامان فراہم کر رہا ہوں، انتظار کرو۔ ڈریکولا کمرے سے نکلا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تمام مراحل بخیر و خوبی طے پا رہے تھے اور اب مجھے اگلے مرحلے کی تیاری کرنا تھی، اور وہ بھی کوئی دقت طلب یا پیچیدہ کام نہیں تھا۔ شیشوں کے 2 پیس ابھی تک میرے پاس موجود تھے۔ میں نے حسب سابق دونوں ٹکڑوں پر ایک ایک نوٹ چپکا دیا تھا اور ان کے درمیان سادہ کاغذ رکھنے کے بجائے ایک نیا کرنسی نوٹ رکھ دیا تھا اور ہو بہو پہلے کی طرح تار سے باندھ کر تختی باندھ لی تھی۔ یہ کام میں نے اتنی مہارت سے کیا تھا کہ اگر دونوں تختیاں سامنے رکھ دی جاتی تو شاید میں خود بھی شناخت نہ کر پاتا کہ پہلے والی کون سی ہے اور بعد والی کون سی۔ میں نے اس تختی کو احتیاط سے جیب میں رکھ لیا اور اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں غور کرنے لگا۔ دراصل خود کو خطرے میں ڈال کر ڈریکولا تک پہنچنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں اس عمارت میں مریم کو تلاش کروں۔ اگرچہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا اور کسی حد تک ڈریکولا کا اعتماد بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ میں ایک کمرے میں مقید تھا۔ ان حالات میں مریم کا کھوج لگانا نہ صرف دشوار بلکہ ناممکن تھا، تاں کہ ڈریکولا کا مکمل اعتماد حاصل نہ کر لوں اور عمارت میں آزادی کے ساتھ گھوم پھر نہ سکوں۔ ڈریکولا کا اعتماد اسی وقت حاصل ہو سکتا تھا جبکہ میں اسے نوٹ بنا کر دکھاؤں، اور یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اچانک ہضمی قفل میں چابی لگنے کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ پھر لاک ہو گیا۔ اندر آنے والی لڑکی حسین و جمیل تھی۔ اس کی عمر 18 سال سے زائد نہیں تھی۔ اس کے حسن و شباب کے بارے میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فراغ دلی اور فیاضی سے کام لیا ہے۔ اس کا جسم اتنا سڈول، لچکدار اور بے مثال تھا کہ شاعروں کی تمام تشبیہات بے اثر اور کمتر معلوم ہوتی تھیں۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر جو میک اپ سے آزاد تھے، دل نواز مسکراہٹ تھی۔ چال میں ہزاروں طوفان چھپے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں 69 کی بوتل اور دوسرے میں 2 گلاس تھے۔ اس نے شراب کی بوتل اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھے اور صوفے پر دھس گئی۔ میرا نام بابرا ہے اور میں جانتی ہوں تم بادشاہ ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی اثنا میں وہ دونوں گلاسوں میں شراب انڈیل چکی تھی۔ ایک گلاس میری طرف بڑھایا اور بے تکلفی سے بولی، لو وسکی پیو۔ میں نے گلاس نہیں تھاما تو اس نے گلاس کو میرے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا منہ پیچھے کی جانب کر لیا۔ میں شراب نہیں پیتا۔ اوہ ہو، رہنے بھی تو یہ پارسائی، میرے کہنے پر پی لو۔ تمہارے کہنے پر کیوں پی لوں؟ وہ سٹپٹا گئی۔ اس نے گلاس رکھا اور اٹھ کر میرے قریب آئی، پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی، کیا میں اتنی بری ہوں؟ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی۔ پھر یہ اجتناب کیوں؟ کس سلسلے میں؟ میرے سلسلے میں؟ میں ایسے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ شریف آدمی؟ تمہیں شرافت کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ وہ زور سے ہنسی۔ اس نے عجیب سوال کیا تھا۔ میں سٹپٹا گیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شرافت کا سرٹیفکیٹ کسی ڈپارٹمنٹ سے جاری نہیں کیا جاتا۔ شرافت کی جانچ کردار سے ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، کسی شخص کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہوتا۔ خوش رنگ لبادے میں بڑے گھٹیا اور گھناؤنے جسم چھپے ہوتے ہیں، پر میں ایسا نہیں ہوں۔ میرا ظاہر اور باطن ایک ہے۔ تم اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ خیر چھوڑو اس خشک موضوع کو۔ اصل بات یہ کہ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ جن لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ حقیقی مسرتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ باربرا نے ٹھیک کہا تھا، مگر مجھے میڈم یعنی مریم کی ہدایت بھی یاد تھی۔ وہ بڑی جہاں دیدہ عورت تھی اور اس کی یہ بات بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ کسی مہم کے دوران حوا کی بیٹی سے ہمیشہ دور رہو۔ میں نے اس کی یہ بات گرہ میں باندھ لی تھی اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اس کا بے پناہ حسن و شباب مجھ پر کارگر نہیں ہوا تھا، ورنہ یہ 2 چیزیں، عورت اور شراب، آدمی کی حواس مختل کر دیتی ہیں اور وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے یا کہہ جاتا ہے جن کا انکشاف عام حالات میں مناسب نہیں ہوتا۔ چنانچہ آدمی شکست کھا جاتا ہے اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ باربرا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ مجھ پر چھا جانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اس کی ہر پیش رفت کو غیر مؤثر کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک میرے کمرے میں رہی اور جب مایوس ہو کر جانے لگی تو بولی، میں ابھی تک سمجھ نہیں سکی ہوں کہ تم مردوں کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ باربرا جس بس ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔
اٹھ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔